हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। तो बच्चों, आज की इस हमारी क्लास में हम लोग क्लास 10th हिंदी में हम लोग हिंदी पद्य साहित्य के विकास से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को करेंगे। और ये जो हमारे प्रश्न होंगे वो हमारे रीतिकाल और आधुनिक काल से संबंधित होंगे, जो कि आपके क्लास 10th के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, है ना। तो आज का ये जो सेशन है, आज की ये जो क्लास है हम लोग की, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है, मतलब बोले तो भाई आज की इस क्लास में, क्योंकि ना ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। तो भाई अपने क्लास को स्टार्ट करने से पहले, हर एक प्रश्न के उत्तर देखने से पहले, है ना, और नई नई चीजें सीखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितनी संख्या में हमारे साथ बच्चे क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं। ओके, तो बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों देख करके कि भाई भारी से भारी मात्रा में बच्चे क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं, है ना, और हजारों से ऊपर की संख्या में बच्चे आ चुके हैं क्लास में। और अच्छा लगता है कि इस वक्त जो आपका ये उत्साह है, अगर ऐसे ही कायम रहा ना तो फोड़ के रख देंगे भाई इस बार। चले, हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th हिंदी में हिंदी पद्य साहित्य के विकास से संबंधित में रीतिकाल और आधुनिक काल से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को करेंगे। और जितने भी प्रश्न होंगे, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन निकाल के रखिएगा, है ना, उसको पेन को या पेंसिल को हाथ में लीजिएगा और एक एक प्रश्न का उत्तर नोट करिएगा। अगर आपको कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आ रहे हैं तो साथ में आंसर करते चलिएगा। और जितनी भी नई चीजें आज की क्लास में आप सीखे, है ना, उनको क्या करना है, नई चीजें जितने भी सीखेंगे ना उनको नोट करते चलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब भी ज्ञानोदय पर क्लास होती है तो उसमें कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट होता है। चले, तो इसी के साथ में हम लोग आज की अपनी इस क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। तो क्या इसके लिए आप सभी बच्चों तैयार है? बताएंगे एक बार फटाफट से। वाह क्या बात है, एक बार फायर इमोजी हो जाए कि हाँ मैम हम तैयार है। ठीक है, हम तैयार है। हमारी नजरों के सामने हमारा पहला प्रश्न आना चाहिए और हर एक प्रश्न को एकदम एक मजेदार तरीके से करिएगा कि एक प्रश्न में कितना कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। ठीक है, चले, तो बिना किसी देरी के पहला प्रश्न हमारी नजरों के सामने आता है। लिख करके उत्तर करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। मतलब लिख करके कैसे मैम? जो भी ऑप्शन आपको इसमें सही लगता है ना उसको ना लिख करके करेंगे। जितनी एक्स्ट्रा चीजें होंगी जो हम आपको बताते चलेंगे उनको नोट करिएगा। ठीक है, लेकिन अगर कमेंट्स में आंसर भी करना है तो लिख करके आंसर करें भाई, मजा आ जाएगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारी नजरों के सामने है। क्या कह रहा है बच्चों कि आधुनिक काल कब से कब तक है ना, कब से कब तक है। या कभी कभी यहाँ पर ऐसे पूछ लेगा कि भाई इसकी समयावधि क्या है ना, समय अवधि क्या है, या समय सीमा भी कभी कभी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? समय सीमा। तो अगर कुछ भी लिख करके आपके पेपर में आता है तो भाई आपको बताना है कि आधुनिक काल का पूछा है ना, तो आधुनिक काल में बताएंगे कि 1843 ईस्वी से अब तक। ठीक है ना, बहुत अच्छे सुनना बच्चों। आज आपको पूरा अनुमान होगा कि मैम जो हमारे पेपर में 10 नंबर का हिंदी गद्य पद्य साहित्य का इतिहास आता है तो उनमें किस तरीके के प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न होते हैं, क्योंकि आज की क्लास का एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है ना, 1843 से अब तक ये होगा, या 1643 से 1843, या फिर 1900 से 1918 ईस्वी तक, या 1936 से 1943 ईस्वी तक। फटाफट से बताएंगे। प्रश्न में पूछ क्या रहे भाई? आधुनिक काल कब से कब तक है। और मुस्कुराते हुए इसका उत्तर करेंगे। क्या करेंगे भाई कि मैम हम हैं क्लास 10th में, यूपी बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमें रीतिकाल, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास की बात कर रहे हैं ना, तो हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में हमें रीतिकाल, आधुनिक काल पढ़ना है। तो रीतिकाल की समय अवधि है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। तो ये तो हमारा रीतिकाल हो जाएगा, है ना, ये रीतिकाल का समय हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन तो हम लोगों का होगा नहीं, क्योंकि ये तो रीतिकाल का हो जाएगा, है ना। उसके बाद 1843 ईस्वी से अब तक अगर बात करें तो ये आधुनिक काल का समय हो जाएगा। तो भाई हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 1843 ईस्वी से अब तक। और 76% बच्चों का भाई सही जवाब है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो हम ये भी देखेंगे कि कौन से हमारे बच्चे बढ़िया आंसर कर रहे हैं।
और बढ़िया आंसर करने के साथ साथ में ये भी देखना है कि मैम आज की पूरी क्लास से हम लोगों ने कितना कुछ सीखा है, लास्ट में हम आपसे पूछेंगे। लगेगा आपको पूरी क्लास देखने के बाद कि आज मैंने हिंदी जैसे विषय में भी बहुत कुछ सीखा है, मतलब ऐसे अगर प्रश्न आते हैं तो हमें करना कितना आसान होता है, ठीक है ना। और फिर ज्ञानोदय पर क्लास कर रहे हैं तो भाई क्लास तो आपको आसान ही लगेगी। चले तो याद रहेगा 1843 ईस्वी से अब तक ये आधुनिक काल का समय माना जाता है और 1643 से 1843 ये आपका रीतिकाल का समय है। अच्छा 1900 से 1918 ये आपका द्विवेदी युग का है, ठीक है ना। टाइम पीरियड किसको बोलते हैं भाई, द्विवेदी युग, ये द्विवेदी युग का है, ठीक है ना। ये 1900 से 1918 और फिर 1936 से 1943 बोल रहे हैं ना, तो ये प्रगतिवाद युग का है। किसका है भाई, प्रगतिवाद युग। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, है ना। एक्स्ट्रा में तो नोट करते चलेंगे ना, और सारे बच्चे लिख करके आंसर कर रहे हैं, वाह क्या बात है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है भाई देख करके। चले अगले प्रश्न पर, बहुत अच्छा आंसर भी आपने किया, तो भाई इनको भी कट कर दे वरना लगेगा आपको मैम इन्हीं को बताया क्या। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, ठीक। अब चलते हैं भाई अगले प्रश्न पर। संख्या देख करके चलिएगा कि कभी कभी हमसे डबल बार पता क्लिक हो जाए तो हम 2 से तीसरे पे पहुंच जाए डायरेक्ट, है ना। संख्या देखना आपका काम है, ओके। तो और पेपर में बच्चों इनको नोट भी करते चलिए, क्योंकि यही ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। हिंदी काव्य के आधुनिक काल को विभाजित किया गया, बहुत अच्छा प्रश्न। मेरा वाला स्टार बनाएंगे इसमें, हमारे द्वारा ऐसा ही स्टार बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ज्ञानोदय में गुरु माता की पहचान है, ये वाला स्टार। आप तो वैसा वाला बनाते होंगे असली वाला, लेकिन भाई ज्ञानोदय पर ऐसा ही स्टार बनता है, ठीक है। तो हिंदी काव्य के आधुनिक काल को विभाजित किया गया है भारतेंदु युग, है ना। किसमें, कौन से काल में विभाजित किया गया है, भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावादी युग, या फिर इनमें से सभी। तो भाई बहुत अच्छे सुनना, क्लास 10th में आपको रीतिकाल आधुनिक काल पढ़ना है। बिल्कुल टेंशन लेके ना पढ़ना बच्चों, हमारे कहने का मतलब है कि बिल्कुल आराम से बस पूरी क्लास को देखिए, समझिए। आपको लगेगा कि 10 नंबर हमें पेपर में पूरे 10 में 10 लाना कोई कठिन काम नहीं है, बहुत आराम से हम लोग गेन कर सकते हैं, है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि हिंदी काव्य के आधुनिक काल को विभाजित किया गया है, तो याद रखना बच्चों कि हिंदी काव्य के आधुनिक काल को इन कालों में विभाजित किया गया। तो भारतेंदु युग में भी विभाजित किया गया, मतलब भारतेंदु युग भी इसके अंतर्गत होगा, द्विवेदी युग भी होगा, छायावादी युग भी होगा, है ना। और सी, और एक और याद रखना, एक तो भारतेंदु युग हो जाएगा, द्विवेदी युग हो जाएगा, छायावादी युग हो जाएगा, एक और याद इसी में ऐड कर लेना, प्रगतिवाद युग या प्रगतिवादी युग, है ना, प्रगतिवादी युग। एक और याद कर लेना, प्रयोगवाद, है ना। क्या बोलेंगे भाई, प्रयोग। अभी एक से एक तगड़े प्रश्न आपको मिलेंगे आज की पूरी क्लास में, ठीक है ना। प्रयोगवाद व नई कविता का युग, नई कविता का युग, ठीक है ना। तो भाई अगर पेपर में कभी इनका नाम देखने को मिल जाए तो याद रखना हिंदी काव्य के आधुनिक काल को, हिंदी काल के आधुनिक काल को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद या नई कविता का युग, इन कालों में विभाजित किया गया है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि इन कालों के नाम तो मैम आज के बाद हम कभी भूलेंगे नहीं भूलेंगे ना, नहीं भूलेंगे। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। और एक बात हम आपको बताएं, एक काम हम आपको बताएं, पता है, अगर आज की क्लास में पूरे ये सारे हमारे साथ प्रश्न सीखते चलेंगे, मजा तो आपको आएगा ही, क्योंकि आपको पता है ना, कि जब मैम के द्वारा हिंदी की विशेष तौर पे क्लास कराई जाती है तो क्या ही आनंद होता है ना। तो एक काम कर दीजिएगा भाई, इसको एक बार फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और एक बार बच्चों, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, बस इसके बाद नहीं बोलेंगे आपसे। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, मजा आ जाएगी आज की पूरी क्लास में, हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, हमें और भी अच्छे से मजा आएगा पढ़ाने के लिए, है ना। तो भाई हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। सर कितने % बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर किया है,
45%। वाह क्या बात है बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा ही उत्साह पूरी क्लास में बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक जो प्रश्न आएगा ना वो तगड़ा प्रश्न होगा। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। इन सारे कालों के नाम याद रखेंगे क्योंकि ये इसी के अंतर्गत आते हैं, आधुनिक काल के अंतर्गत, है ना। चले अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भाई, इसमें भी स्टार बनाना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि रीतिकाल की समय सीमा है। रीतिकाल की समय सीमा है। तो अभी हम लोगों ने देखा था भाई कि भाई रीतिकाल, आधुनिक काल पढ़ना है हम लोग को, है ना। तो आधुनिक काल का समय क्या देखा था, 1843 से अब तक, आज तक, है ना, या अब तक या आज तक, जो भी बोले बात वही होगी। तो ये तो हो गया मैम आधुनिक काल का, अभी हम लोगों ने देखा था ना। अरे पता है आपको, बहुत थोड़ा सा है, लेकिन अगर एक बार मन लगा करके इन छोटी छोटी चीजों को अभी से पढ़ लेंगे ना, यकीन मानिए हिंदी जैसे विषय में भी 100 में 100 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो इसी के साथ एक शायरी हो जाए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। और अगर तूने अभी से लग करके कर लिया हिंदी जैसे विषय में इस तरीके से मेहनत, तो आपको 100 में 100 लाने से कोई रोक नहीं पाएगा, है ना। समझ में आ रहा है। तो भाई ये ना, लेकिन इसके लिए अभी से मेहनत करना है और लग जाइए बच्चों, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए हमेशा और इस तरीके से तैयारी करिए, है ना। तो भाई हमसे पूछ रहे हैं मैम रीतिकाल का ना, तो ये तो आधुनिक काल का था, अभी तो आपने इसके पहले बताया था कि 1843 से अब तक, है ना। अब 1643 से 1843 भाई क्या है, ये रीतिकाल की समय अवधि है ना। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, 1643 से 1843, ठीक है ना। तो अब 1900 से 1918 जो हम लोगों ने देखा था, ये तो हमारा द्विवेदी युग का है टाइम पीरियड, अभी देखा था ना हम लोगों ने। अगर एक प्रश्न में आप ध्यान देंगे, आने वाले प्रश्न बहुत सारे सही करेंगे आप, है ना, बहुत सारे सही करेंगे, और यही खासियत होती। ठीक, तो द्विवेदी युग, ठीक है ना, द्विवेदी युग। अच्छा मैम आप भी द्विवेदी हैं, दिव्यांशी द्विवेदी है ना, द्विवेदी युग 1936 से 1943, ये वाला भाई मैंने क्या बताया था, प्रगतिवादी युग, है ना। क्या बोलेंगे भाई, किसका है, इसका याद रखना, प्रगतिवादी युग का है, ठीक है ना। अब ऑप्शन में भी है तो उनको भी भाई एक किनारे करते चलेंगे हम लोग, है ना। तो तीसरे का सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, वाह बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों। 64% बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है, मतलब किया है, बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे चले और लास्ट में देखिएगा कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। और अगर आपसे गलत भी होते ना, बिल्कुल निराश ना होइएगा, क्योंकि अभी तो आप सीख रहे हैं। ठीक है, एक गलती करेंगे तो आगे वो गलती दोबारा कभी नहीं होगी। ओके बच्चों, चले अगला प्रश्न है भाई, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं। 2024 के बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न आया था, बस शब्दों में परिवर्तन था, शब्दों में परिवर्तन था, ठीक है ना। तो रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं, तो 7, 4, 3, 2, कितनी, फटाफट से आंसर करेंगे बच्चों। हम आपको मौका देंगे भाई कि रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं। एक से बढ़ के एक प्रश्न है, और ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस बनते हैं बच्चों, है ना। तो 7 नहीं होगा भाई, ठीक है ना, 4 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अब आपके मन में आएगा मैम अगर 3 तो कौन से 3, है ना, कि भाई रीतिकाल की कितनी धाराएं, तो 3 धाराएं हैं, तो 3 धाराओं में कौन सी 3 धाराएं हैं, ठीक है ना। तो एक याद रखना भाई, रीति सिद्ध, ठीक है ना, रीति सिद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा, ठीक, रीति सिद्ध काव्य धारा। और एक होती है भाई रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिबद्ध काव्य धारा, ठीक। और एक और हम लोग याद रखेंगे, रीति मुक्त काव्य धारा, ठीक है ना, रीति मुक्त काव्य धारा। तीनों के नाम याद रखना बच्चों, है ना, क्योंकि पता है अगर हमें ऐसे याद रहेंगे भाई, कभी कभी धाराओं के नाम दे दिया, 2 हमें ऑप्शन में मिल गए, 1 नहीं दिखा, तो कम से कम हमें याद तो रहेंगे कि रीतिकाल अगर पढ़ना है तो रीतिकाल की 3 धाराएं स्वीकार की गई हैं। एक तो रीति सिद्ध, दूसरा रीतिबद्ध, तीसरा रीति मुक्त। अभी इनके अंतर्गत हम आपको लिख करके बताएंगे कि सिद्ध में किन कवियों के नाम आते हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा में किन कवियों के नाम आते हैं, रीति मुक्त काव्य धारा में किन कवियों के नाम आते हैं। बस अगर इतना आपने पढ़ लिया ना, आपके 10 में 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, यकीन मानिए, है ना, अगर ढंग से पढ़ लिया तो।
क्योंकि बहुत थोड़ा है बच्चों, इतना ज्यादा नहीं है इतना सिलेबस, लेकिन बस यही है कि समय रहते चीजों की कीमत को समझ जाए भाई। तो 3 रीति सिद्ध है ना, सिद्ध, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा। ठीक है, अभी बोल करके हम आपको बता देते हैं। रीति सिद्ध में बिहारी लाल का नाम आता है, रीतिबद्ध में भिखारी दास, केशव दास, मतिराम, देव, चिंतामणि, ग्वाल। अभी आगे हम आपको लिख करके बताएंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे अभी हम लोग को। रीति मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। तो अभी चाहे तो उसको लिखे ना, अभी ना लिखें, क्योंकि अभी आगे ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं ना कि जो पेपर में हर बार बनते हैं भाई, है ना, पूछे जाते हैं। तो भाई उनको अभी मैं आपको लिख करके बताऊंगी, सो निश्चिंत रहें, आराम से बस आंसर करते जाइए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? और मोस्टली हर एक बच्चे का आंसर सही है भाई, मजा आ गई। ठीक है ना, चले अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि क्या पूछ रहे हैं कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञेय, जिनका मैम पूरा नाम हमारे पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, है ना। और लिखने का सही तरीका भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ऐसे कोई भी नहीं बताता है बच्चों, है ना। तो हम सुंदर सुंदर लिख करके भी बताएंगे कैसे लिखेंगे भाई। सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद आज छोटा ही लिखेंगे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, ऐसे लिखते हैं, वात्स्यायन पूरा पूरा, या ठीक है। आज पहले ही सर ने हमसे बोला था मैम किनारे तक ना जाइएगा लिखते हुए। ठीक है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये इनका पूरा नाम है। और बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कभी कभी हमसे ये प्रश्न भी पूछ लेता है कि अज्ञेय का पूरा नाम बताइए, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ऐसे लिखते हैं, और यही हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ठीक, कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? ठीक, तो ये हमारा रामविलास शर्मा नहीं होगा, प्रभाकर माचवे नहीं होगा, और गिरजा कुमार माथुर भी नहीं होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? वाह क्या बात है, बहुत सारे बच्चे, जतिन चौधरी और रोहित, ये बच्चे पूरा पूरा नाम लिख करके आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, चले आगे चले बच्चों, मजा आ रहा है ना। 76% बच्चों ने इसका सही आंसर किया है। ठीक, हाँ, कोई बच्चा लिख रहा है पिछली क्लास, इसका मतलब देखिए, जो रेगुलर ज्ञानोदय पर हर दिन शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है, हर दिन क्लास का हिस्सा बनिए, हर दिन क्लास करिए, एक भी गैप ना करिए, है ना, क्योंकि क्लासेस लगातार होती है। जब भी जो भी क्लास हो उसको फॉलो कीजिए, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ठीक, हाँ, कोई एक बच्चा कह रहा है कि मैम मेरी नैया उस पार लगा देना। तो भाई जब पिछली क्लास किए थे, अच्छा सुना देते हैं आपको ना, कैसे था कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि मैम मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो पढ़ाया है आगे भी पढ़ा देना, ये आप लोग बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा भी रिस्पॉन्स यही रहेगा कि बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, आपको भी लगातार मेहनत करना है और ऐसे ही मेहनत करना है। ठीक है ना, एक एक प्रश्न इसी तरीके से हम लोग समझते चलेंगे। चले आगे चले बच्चों। ठीक, ये बीच में भाई देखिए क्या होता है कि इससे थोड़ा सा हम लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं, अच्छा लगता है, थोड़ा सा माइंड भी हम लोग का चेंज हो जाता है। चले अब पूरा फोकस प्रश्न पर होना चाहिए। क्या बच्चों, क्या प्रश्न कह रहा है कि दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा है ना। तो अगर हम लोग बात करें कि मैम ये दूसरा पूछा है, इसका मतलब पहला भी होगा, दूसरा तो यहाँ सामने है, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, चार याद रखना। ठीक है ना, प्रकाशन वर्ष। तो भाई मेरी बात बहुत अच्छे सुनना कि दूसरा तार सप्तक पूछा है ना, तो आपके मन में प्रथम का तो सबसे पहले आया होगा कि भाई प्रथम भी तो होगा। तो 1943 ये आपका पहला तार सप्तक है। ठीक है ना, पहला, ये पहला है, पहला तार सप्तक। ठीक है ना, ये पहला तार सप्तक है, ये पहला तार सप्तक। ओके, अब उसके बाद 1951 ये बात करें तो ये हो जाएगा दूसरा। ठीक, ये हो जाएगा दूसरा। तो भाई इनका
ऐसे करके भाई याद रखना कि भाई क्या है इनमें। 1959 ये आपका तीसरा तार सप्तक हो जाएगा। 101% भाई पेपर में ये प्रश्न आता है, ठीक है ना, पेपर में एक प्रश्न आता है भाई, चाहे जिसका समय पूछ ले। 1979, ठीक है ना, 1979 ये आपका चौथा तार सप्तक है। तो भाई इन चारों के नाम याद कर लेना, कहीं पर नोट कर लीजिएगा बच्चों, कहीं पर नोट कर लीजिएगा कि प्रथम तार सप्तक 1943, द्वितीय 1951, तृतीय 1959 और चतुर्थ क्या हो जाएगा 1979। समझ में आ गया? तो ऐसे याद रखेंगे। तो हमसे दूसरा पूछा है ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 1951, ठीक है ना। सही जवाब हम लोग का क्या हो जाएगा 1951। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छे से आप सभी आंसर कर रहे हो। 51% बच्चों का ये करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। 51% बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। और बहुत ढंग से करिएगा, एक के बाद एक जो भी प्रश्न मिलेगा ना, अगर आप यहाँ ध्यान देते चलेंगे तो आने वाले प्रश्न में अभी आपसे सही होने लगेंगे, है ना, अगर अभी आपसे गलती हो रही तो। चले आगे चले, अगला प्रश्न है, डबल स्टार बनाइएगा इसमें। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरा चांस बनता है कि 100% इस बार 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा देखने को। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका कारण अभी हम आपको बताएंगे। ठीक, पहले नोट कर लीजिए कि ये 2026 के बोर्ड एग्जाम में हमें देखने को मिलेगा। ठीक, कि हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? हरी घास पर क्षण भर नई रचना है। इसके पहले आपने क्लास 10th के लिए इसके पहले ये रचना देखी नहीं होगी, है ना। तो क्या है कि हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय या धर्मवीर भारती, है ना। धर्मवीर भारती की एक रचना है मैम कनुप्रिया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आती है। और एक इनकी रचना है ठंडा लोहा। ये दो ऐसी रचनाएं हैं जो 100% जिनके चांस बनते हैं कि पेपर में पूछी जाती हैं। लेकिन हरी घास पर क्षण भर भाई धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना भी नहीं है। इनकी एक रचना याद रखना, खुशबू के शिलालेख। एक खुशबू नाम की लड़की थी जिसको ज्ञानोदय के विद्यार्थी भवानी कहते थे, है ना। ऐसे ऐसे याद रखना, ट्रिक से याद रहेगा। तो भाई भवानी प्रसाद मिश्र की एक रचना है खुशबू के शिलालेख। ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये वाली रचनाएं, ये वाली रचनाएं बोर्ड एग्जाम में खास तौर पर पूछी जाती हैं। खुशबू के शिलालेख, है ना, पिछले वर्ष में आई हुई है। एक और गिरजा कुमार माथुर भी नहीं होगा। गिरजा कुमार माथुर की एक रचना है धूप के धान। धूप के धान, ये वाली 2025 में आई थी रचना, ठीक है, यहां लिख दूं धूप के धान, ठीक है ना, 2025 में ये पूछी गई रचना है, ठीक है, 2025 में धूप के धान आई है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा कि हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। क्योंकि पता है इस बार भी दो ऐसी रचनाएं थी जो इसके पहले आज तक कभी नहीं पूछी गई थी। अज्ञेय की रचना कौन सी थी? नाम भी जानना चाहते होंगे तो अरे यायावर रहेगा याद और लिख कागद कोरे, दो रचनाएं इसके पहले कभी नहीं पूछी गई थी और इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में आई थी, है ना, 2025 के बोर्ड एग्जाम में आई थी। तो भाई उसी के पड़ोसी वाली रचना है और 100% मान के चलिए कि 2026 में तब आपको लगेगा हाँ, सबसे पहले दिव्यांशी मैम के द्वारा सुना था कि हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। तो अज्ञेय की कुछ ऐसी रचनाएं जैसे सुनहरे सैवाल, आंगन के पार द्वार, लिख कागद कोरे, अरे यायावर रहेगा याद और हरी घास पर क्षण भर, ये किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। और सर कितने % बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है? 30%। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है रिस्पॉन्स। अभी गलती होगी ना, आगे तो नहीं होगी, क्योंकि मैम ये आज ना पहली बार आंसर क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, इसीलिए एक से एक नए प्रश्न मिलेंगे जिनके 100% चांस बनते हैं कि आपके पेपर में आने के। ठीक, अब सुनिए, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे और वो वाला अगर प्रश्न सही हो जाए तो फटाफट से, अभी तक अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से बच्चों एक बार लाइक कर दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? बहुत अच्छे से भाई ध्यान से देखना, क्योंकि अज्ञेय की भी रचनाएं मैंने कई सारी बोल करके बता दी है, सिर्फ यहाँ पर लिखा नहीं है, है ना। तो रिपीट कर दें, आंगन के पार द्वार, सुनहरे सैवाल, लिख कागद कोरे, अरे यायावर रहेगा याद और हरी घास पर क्षण भर, है ना। और एक इनकी एक और रचना है इंद्रधनुष पर रौंदे हुए। बहुत एक नई रचना है, मतलब एक नई क्या कि हम पहली बार नाम सुन रहे हैं, लेकिन भाई ये भी इसका भी चांस बन सकता है। ठीक है, चले आगे चले।
अब उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, ये तो 100% बच्चों का अब सही होगा, है ना, तो इसका मतलब मैम अब तो लाइक बनता है, ठीक है ना। तो भाई फटाफट से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया भी था। तो तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा है, तो पहला कौन सा था इनमें से, क्या आपको याद हुआ? इसके पहले मैंने बताया था पहला तार सप्तक 1943। कैसे याद रहेगा कि ये तो मैम पहला था, है ना, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, हमसे तीसरा पूछा है, ठीक। तो 51 वाला ये क्या था, ये दूसरा था, ठीक है ना, ये दूसरा था, तो ये वाला भी नहीं होगा। ये वाला हमारा चौथा था तार सप्तक, ठीक, ये चौथा था, तो ये वाला भी नहीं होगा ऑप्शन। तो हमारा तीसरा पूछा ना, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो 1959 हो जाएगा इसमें क्या सही जवाब। और तार सप्तक का संपादक किसे बोला जाता है, अज्ञेय को बोला जाता है, जिनका पूरा नाम अभी मैंने आपको बताया भी था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, है ना, याद रहेगा ना बच्चों। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप सभी का। आगे चले, हाँ 76% इस बार बच्चों का करेक्ट आंसर हुआ है ना। तो एक बार फटाफट से बच्चों आप ना क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये इससे क्या होता है पता है, जिन बच्चों को नहीं भी पता है ना कि ज्ञानोदय पर इस तरीके से क्लास होती है, उनको भी पता चल जाएगा, है ना, उनकी भी हेल्प हो पाएगी, मदद हो पाएगी, वो भी अपनी पढ़ाई को मजबूत कर पाएंगे, मतलब इस तरीके की क्लासेस को करके बहुत कुछ सीख पाएंगे वो, है ना। चलें, तो भाई अगला प्रश्न अब आता है हमारी नजरों के सामने, देखते हैं कि कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं। तो देखिए भाई अगला प्रश्न क्या है, 1900 बोलने जा रहे थे, मतलब 9 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है खुशबू के शिलालेख। अच्छा मैम, खुशबू जिसे ज्ञानोदय के विद्यार्थी भवानी कह के बुलाते थे, वही ना, तो भाई ये तो भवानी प्रसाद मिश्र की ही रचना है फिर, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको ट्रिक बताई थी, है ना, ट्रिक बताई थी ना। तो खुशबू के शिलालेख ये इनकी रचना है। गीत फरोश, आप ना ऐसे स्टार बना लीजिएगा इसके ऊपर, ऐसे करके, जैसे घात लगाते ना गणित में, ऐसे करके, तो डबल बना लीजिएगा और उसके यहाँ पर लिख लीजिएगा कि 2026, ठीक, 2026 में 100% ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि गीत फरोश के रचनाकार हैं। तो याद रखना भाई, ये भवानी प्रसाद मिश्र की ही रचना है, तो खुशबू के शिलालेख भी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, और गीत फरोश भी, यानी कि खुशबू जिसको ज्ञानोदय के विद्यार्थी भवानी कहते थे, है ना, और वो बहुत सुंदर गीत भी गाती थी, तो गीत फरोश भी याद रहेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों, ठीक, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सर इसमें देखेंगे कि कितने % बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। अच्छा, ए वाले कर रहे थे 74%, है ना, और हर दिन शाम को 7 बजे ज्ञानोदय के इसी चैनल पर क्लास होती है रेगुलर, रोज, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड। तो भाई सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि खुशबू के शिलालेख और गीत फरोश दोनों रचनाएं किसकी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। ओके, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन हम लोगों के नहीं होंगे, तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से दोनों। अभी गलती हुई है कोई बात नहीं, लेकिन जितने ईमानदार बच्चे होंगे ना, उनका कॉपी में तुरंत नोट हो गया होगा कि भाई अगर इस तरीके से सारी क्लासेस करते गए बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अगला प्रश्न है, देखते हैं भाई इसको कौन, और पता है बहुत तगड़ा प्रश्न है, इसमें जितना मन करे इतने स्टार बना लीजिएगा, ठीक है, ये वाले स्टार बनाइएगा, ठीक है बच्चों। कि रीतिकाल को कलाकाल किस विद्वान ने कहा है, ठीक है, कलाकाल, इसके पहले क्या ऐसा प्रश्न देखा आपने, नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, क्योंकि अभी मैं कारण बताऊंगी आपको कि रीतिकाल को कलाकाल किस विद्वान ने कहा है। तो मिश्र बंधुओं ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या रामचंद्र शुक्ल ने, या रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। हम जानते हैं कि बहुत सारे मेहनती बच्चे हैं, है ना, और जिसमें 2024 के बोर्ड एग्जाम में, बहुत अच्छे से सुनिएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात हम लोग करेंगे कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि भाई रीतिकाल को अलंकार काल या अलंकृत काल किसके द्वारा कहा गया है। तो वहां पर हमारा करेक्ट आंसर था कि मिश्र बंधुओं ने, क्योंकि मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या बोला है, अलंकार काल, है ना, या कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा अलंकृत काल, दोनों में से सही होंगे हमारे, लेकिन बुक में हम लोग देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा अलंकार काल, है ना।
और ये हमारी क्लास भाई लाइव हो रही है भाई साहब। ओके चले, तो मिश्र बंधुओं ने अलंकार काल कहा है, विश्वनाथ प्रसाद ने रीति काल को क्या बोला है, श्रृंगार काल बोला है। क्या बोला है, श्रृंगार काल, ऐसे ऐसे लिखेंगे, श्रृंगार काल, ठीक, श्रृंगार काल इनके द्वारा बोला गया है। और रामचंद्र शुक्ल इनके द्वारा, इसका नाम नहीं आया, जिक्र नहीं हुआ, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन भी नहीं होंगे। हमसे कला काल पूछा है ना बच्चों, तो कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल हो जाएगा हमारा क्या सही जवाब। ठीक, ये वाला प्रश्न आज तक अभी इस तरीके से नहीं पूछा गया है। ऐसा लगता है कि जब 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि रीति काल को अलंकृत काल या अलंकार काल किसके द्वारा कहा गया है, तो वहां पर हमारा सही जवाब था मिश्र बंधुओं ने कहा है ना, मिश्र बंधुओं ने। तो जाहिर सी बात है कि हमारे आने वाले परीक्षा में, है ना, जो आने वाला हमारा पेपर होगा उसमें ये पूछा जा सकता है कि भाई जब एक बार पूछ लिया गया कि जो है मिश्र बंधुओं के द्वारा क्या बोला गया है, अलंकार काल या अलंकृत काल, तो भाई आने वाले समय में ये भी पूछा जा सकता है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा क्या बोला गया है, तो हमारे बच्चों को याद रहेगा श्रृंगार काल। और फिर उसके बाद रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा कला काल बोला गया है इसको, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा कला काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा श्रृंगार काल, और मिश्र बंधुओं के द्वारा इसको क्या बोला गया है, अलंकार काल। और मैम मिश्र बंधु नाम के 3 भाई थे, बता दूं यहाँ पर, मिश्र बंधु नाम के 3 भाई थे, ठीक है ना, 3 भाई थे, क्योंकि हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आया था कि भाई अलंकृत काल किसके द्वारा बोला गया, तो मिश्र बंधु। और मिश्र बंधु नाम के 3 भाई थे, इनका एक का नाम था गणेश बिहारी, ठीक है ना, गणेश बिहारी, और दूसरे का नाम था श्याम बिहारी। आज की पूरी क्लास में अगर इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से आपने कर लिया तो यकीन मानिए इतना थोड़ा सिलेबस है कि ढंग से आप चीजों को कवर कर पाएंगे और आपके 10 में 10 नंबर भी पक्के होंगे। सुखदेव बिहारी, ठीक है बच्चों, सुखदेव बिहारी, ठीक। तो भाई 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, और तीनों मिल करके साथ में रचना करते थे, है ना। कितनी सारी एक्स्ट्रा चीजें हम लोगों ने जान ली। तो भाई ईमानदारी से, मेहनत से, लगन के साथ में एक एक चीज को नोट कर लेना, क्योंकि पता है आपको ज्ञानोदय पर कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। तो कला काल बोले तो रमाशंकर शुक्ल रसाल, श्रृंगार काल बोले तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और अलंकृत काल या अलंकार काल बोले तो मिश्र बंधुओं के द्वारा। ये मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, तीनों मिल करके साथ में रचनाएं करते थे। ओके बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों, है ना, बहुत ही अच्छा उत्साह आपका दिख रहा है, ठीक है ना। अब आगे चले, अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला ये, इसमें लगभग कितने 70% बच्चों ने इसका सही जवाब किया है। आगे चले बच्चों, हाँ क्या बात है, सारे बच्चे ना, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके कि ये बच्चे नाम भी लिख रहे हैं। ओके चले, अब आगे चले। अगला प्रश्न है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। भाई कॉन्सेप्ट की बात आई है तो यहां पर भी पता है आपको, आज अगर 11 नंबर प्रश्नों को अभी हम लोगों ने ढंग से देख लिया, आने वाले जितने भी प्रश्न होंगे मोस्टली आप सही कर पाएंगे, है ना। तो तगड़े से देख लिया जाए इसको कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं तो बिहारी लाल, बोधा, घनानंद या भिखारी दास। सही जवाब क्या होगा बच्चों, ठीक है, सही जवाब क्या होगा इसमें। तो मैम एक टेंशन होती है कि जब इस तरीके के प्रश्न देखते हैं ना कि रीतिबद्ध काव्य धारा, मैम इनको ये ना याद नहीं होते हैं, कि ऐसा लगता है कि भाई ये तो बड़ा कठिन लगता है, ऐसे समझ में नहीं आता। एक चीज हम आपको बताएंगे, बस वो चीज अगर अभी से आपने तैयार कर ली ना, 100% आपके हिंदी के बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न बताएंगे। एक बार बता दिया जाए बच्चों, एक बार फायर इमोजी हो जाए, मजा आ जाए, है ना, एक उत्साह आ जाए पूरी क्लास में, लगे कि भाई मेहनत से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना भाई, मजा आ जाएगी। तो फटाफट से बताएंगे कि बता दिया जाए बच्चों, एक बार तगड़े से मैम बता दिया जाए ताकि कभी ना भूले, है ना, कभी ना भूले। तैयार है सुनने के लिए? वाह बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए जब भी अगर आपके पेपर में ऐसा आता है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, या हो सकता है लिख के आ जाए रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, या लिख करके आ जाए रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, तो एक बार मैम ढंग से बता दीजिए, कभी भी कोई भी प्रश्न बन करके आए हम एक बार में आंसर कर पाए। ठीक, तो उठा लीजिए
अपने हाथों में कलम को। ठीक, कैसे करेंगे कि मैम रीतिबद्ध पूछा है ना, तो याद रखना भाई कि रीतिकाल मेरे साथ साथ लिखिए ईमानदारी से। अगर आपको अपने माता पिता के सपनों को सच में पूरा करना है, सच में पूरा करना है, तो इस तरीके से आपके हाथ में कलम उठनी चाहिए, कॉपी में आपको लिखना है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से करेंगे। तो भाई रीतिकाल की 3 धाराएं हैं, मैंने आपको बताया, तो 1 2 3 है ना। तो भाई क्या बोलेंगे, रीति सिद्ध, ठीक, रीति सिद्ध। दूसरी क्या होगी, रीतिबद्ध, और तीसरी क्या होगी, रीति मुक्त। ठीक, अब इनके अंतर्गत जिन कवियों के नाम हम बता देंगे उन्हीं में से आपके पेपर में भी आएंगे। ठीक, तो इसका हम लोग ना एक बार ना कलर इसका चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर इसको लिखते हैं, कौन सा ले ले, ग्रीन, ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो भाई रीति सिद्ध में किसका नाम याद रखेंगे, बिहारी लाल। ठीक, बिहारी लाल, इनका नाम याद रखेंगे। रीतिबद्ध में, रीतिबद्ध में किसका याद रखेंगे, तो बद्ध में भिखारी दास का। मेरे साथ एक बार लिख लीजिए बच्चों, मजा आ जाएगी आपको, एक बार अच्छे से क्लियर कर लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो भिखारी दास, केशव दास, केशव दास, मतीराम, देव, चिंतामणि, चिंतामणि और ग्वाल, इनके नाम याद रखना। ठीक, ग्वाल। और मुक्त में किसका नाम याद रखेंगे भाई, मुक्त कौन कौन है, घनानंद, आलम, बोधा, अभी इसके ट्रिक बताते हैं हम आपको, बोधा, ठाकुर। ठीक, अब सुनिएगा भाई, मैम एक किस तरीके से बता दीजिए कि ताकि हमें याद रहे, है ना, कैसे याद रहेगा भाई। तो देखिए अभी इस प्रश्न को तो इसलिए मैंने ऐसे रख दिया, अब आने वाले सारे प्रश्न आप सही करेंगे अगर कभी भी पेपर में इस तरीके का प्रश्न दिख जाएगा। तो रीतिकाल की 3 धाराएं हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। सिद्ध में बिहारी, बद्ध में भिखारी यानी भिखारी दास, है ना। तो भाई बिहारी अलग है, भिखारी दास अलग है। तो ऐसे सुनिएगा कि रीतिकाल की 3 धाराएं हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। तो सिद्ध में बिहारी और बद्ध में भिखारी यानी भिखारी दास, और भिखारी दास के मित्र में किसका किसका नाम याद रखेंगे, मतीराम, देव, केशव दास, चिंतामणि, ग्वाल। और उसके बाद रीति मुक्त में बात करें तो मुक्त कौन कौन था, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। तो ऐसे ऐसे एक लय में याद करिएगा कि सिद्ध में बिहारी, बद्ध में भिखारी, भिखारी के मित्र मतीराम, देव, केशव, चिंतामणि, ग्वाल, है ना। और उसके बाद मुक्त कौन कौन था, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। बस एक बार इनके नाम याद कर लीजिए बच्चों, 100% बोर्ड एग्जाम में हम अभी लिख करके रख लीजिए, 2026 का बोर्ड एग्जाम आप देंगे और 100% आपको प्रश्न मिलेगा, बिल्कुल यहां से मिलेगा। हर वर्ष आता है जब से हमारे सिलेबस में ये ऐड हुआ। ठीक, तो इस तरीके से अब करिए आंसर, अब तो कर पाएंगे ना कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी लाल। अरे मैम बिहारी लाल तो देखिए सिद्ध में बिठाया है इनको आपने, तो सिद्ध में है ये तो, है ना। तो ये तो रीति सिद्ध के हो जाएंगे, इसका कलर हम लोग अपना येलो वाला लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो जाएंगे रीति सिद्ध के, है ना बच्चों, ये हो जाएंगे रीति सिद्ध के। ये हल्दी वाला पीला कलर आ गया है सर, सही दिख रहा है ना इसे, वो वाला। हाँ, बोधा, बोधा, बोधा किस में आएंगे भाई, बोधा देखिए, तो बोधा तो मुक्त थे मैम, है ना, बोधा तो मुक्त थे। और हमसे बद्ध पूछा है तो पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि ये रीति मुक्त काव्य धारा के हैं। अब आने वाले प्रश्न आप बहुत सारे सही करने वाले हैं। घनानंद भी रीति मुक्त के हैं, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भिखारी दास। ठीक है बच्चों, अब तो याद रहेगा ना, भूलेंगे नहीं बच्चों ना, भूलेंगे नहीं, बहुत अच्छे से इसका ऐसे ही उत्तर करेंगे और सारे बच्चों का सही जवाब है। ठीक है, वाह, वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, भिखारी दास। ठीक है, और जब हम लोग थोड़ी मेहनत करने लगते हैं तो फिर क्या होता है कि मन भटकने लगता है, और जब मन भटकने लगता है तो एक बात हमेशा याद रखना कि मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। क्या बोला कि मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले।
मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। भाई उसको अपना दास बना ले, अगर खुद उसका दास बन जाएगा तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए हाँ, क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत ही तगड़े हैं, मन लगा करके इनको देखना है, ठीक है ना। तो भाई एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेरे साथ में लेना चाहे तो ले सकते हैं बच्चों, ताकि याद रहे कि हाँ मैम ने उसको बताया था, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों, आगे चले। आगे चलते हैं, अब अगला प्रश्न करते हैं, क्योंकि भाई अब हमें प्रश्न मिलेंगे और अब सारे प्रश्न के उत्तर सही करना है, ठीक है। रीति मुक्त काव्य धारा की रचना, अब ऐसा प्रश्न आ गया और ये वाला प्रश्न 2025 में आया हुआ है, 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया है कि रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है विरह वारिश, ठाकुर ठसक, विरह लीला या इनमें से सभी। रीति मुक्त पूछा है ना, तो विरह वारिश किसकी रचना है पता है आपको? नहीं पता है तो नोट करिए, बोधा की रचना है भाई, बोधा की, ठीक है। विरह वारिश किसकी रचना है भाई? विरह होगा, ठीक है, विरह नहीं, विरह, विरह वारिश, ठीक है। तो विरह वारिश बोधा की रचना है। ठाकुर ठसक ठाकुर की रचना है भाई, ठाकुर की रचना है। और विरह लीला, विरह लीला बिहारी की है क्या? बहुत सारे बच्चे हाँ मैम विरह लीला नाम से तो यही लग रहा है, तो विरह लीला बिहारी की नहीं है, घनानंद की रचना है भाई। नाम पे कभी नहीं जाएंगे वरना फिर आपका ही आप संकट में पड़ेंगे ना, तो मतलब गलती होगी आपसे। तो ये घनानंद की रचना है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा कि रीति मुक्त काव्य धारा। अब मुक्त में तो आपने पढ़ रखा है कि मैम मुक्त में आपने बताया था कि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। घनानंद, आलम नहीं आए कोई बात नहीं, आलम, बोधा, ठाकुर, ये तो सारे रीति मुक्त के कवि हैं। तो रीति मुक्त के कवि हैं, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। सारे रीति मुक्त के कवि है ना, तो इनमें से सभी हो जाएगा। और जितने बच्चे ये डी ऑप्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो सारे बच्चे, है ना, क्या बात है बच्चों। सुजीत, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सारे बच्चे इस तरीके से आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ये कौन है? हाँ, कोई बच्चा है बहुत अच्छे से आंसर, तो लिख करके आंसर करेंगे, ठीक है। और कल ना साइंस की एक बहुत ही तगड़ी सी क्लास है जो कि सर के द्वारा ली जाएगी। हर दिन शाम को 7 बजे ज्ञानोदय के इसी चैनल पर क्लास होती है, ठीक है ना। ओके, चले आगे चले बच्चों। अगला प्रश्न है हमारे सामने, देखिए ये वाला आप कितने बच्चों ने सही किया था ना, अब देखिए ये वाला कितने बच्चे सही करते हैं। इसलिए तो बताया था, याद रखना कि केशव दास किस काव्य धारा के कवि है। कैसे याद रखेंगे? रीति काल की 3 धाराएं हैं, रीति सिद्ध, रीति बद्ध, रीति मुक्त। सिद्ध में बिहारी, बद्ध में भिखारी, केशव दास, मतिराम, देव, चिंतामणि, ग्वाल। और मुक्त में कौन कौन है? घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। और हमसे प्रश्न कह रहा है कि केशव दास किस काव्य धारा के कवि हैं। तो केशव दास किस में आए थे भाई? सिद्ध में तो बिहारी आए थे, बद्ध में तो भिखारी, केशव दास, मतिराम, देव, चिंतामणि, ग्वाल। तो भाई हमारा सही जवाब हो जाएगा कि केशव दास पूछा है ना, तो केशव दास हम लोग क्या बोलेंगे? रीति सिद्ध नहीं, रीति मुक्त नहीं, बल्कि करेक्ट आंसर हो जाएगा रीतिबद्ध। और सर कितने % बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर किया है पोल पे? प्रश्न नंबर 13 था, है ना। मोस्टली बच्चों का 70% लगभग बच्चों का सही जवाब है कि बच्चे कह रहे हैं रीतिबद्ध, ठीक है, रीतिबद्ध। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है ना, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं बच्चों। और यही उत्साह, यही लगन, यही जज्बा और यही जुनून अगर आपका इसी तरीके से कायम रहा ना, तो यकीन मानिए जब 2026 में आपका बोर्ड एग्जाम होगा ना, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा लग करके पढ़ाई करते रहते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब आप इस तरीके से मेहनत करके अपने माता पिता के सपनों को भी पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अभी से लगना है, आज से लगना है। कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है हमारा बोर्ड एग्जाम क्लास 10th। अगर हम चाहें ना तो भाई बहुत अच्छे से मेहनत करके स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भाई जब हम लोग पद्यांश कर रहे थे धनुष भंग के, तो एक पद्यांश में पढ़ा था कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। कि जिसका जिस पर सच्चा विश्वास होता है, सच्चा स्नेह होता है, वो उसको अवश्य मिलता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो अगर आप अपने अंदर विश्वास कर लेंगे, ठान लेंगे कि भाई 2026 बोर्ड एग्जाम की जंग ज्ञानोदय के संग, सोते ही मिले न कछ संदेह, तो वो आपको अवश्य मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ठीक।
करेंगे ना, मेहनत करेंगे बढ़िया लग के, क्योंकि बिल्कुल कठिन कार्य नहीं है भाई। चले आगे चले। तो मैम अभी तक नहीं कर रहे थे मेहनत, तो अब से ही करना शुरू कर देंगे, है ना। लग जाइए, किसी को ना बताइए कि हम मेहनत कर रहे हैं सच में। ठीक, चले अगला प्रश्न है कि रीति सिद्ध काव्य धारा की रचना। आप देखिए, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, अब तो कठिन नहीं लगेंगे आपको ये प्रश्न, देखते ही उत्तर आएगा आपको, है ना। कि रीति सिद्ध काव्य धारा की रचना है, तो भाई सिद्ध में बिहारी और बद्ध में भिखारी, और भिखारी के मित्र मतिराम, देव, केशव, चिंतामणि, ग्वाल, मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। इतने बार आप बोल बोल करके हम आपको बताएंगे कि आपको सुन करके ही केवल याद हो जाएगा, बस सुनने मात्र से ही याद आ जाएगा, है ना। तो रीति सिद्ध काव्य धारा की रचना पूछा है ना बच्चों, तो बिहारी इसमें रचना पूछ रहा है ना, तो भाई बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी लाल की रचना है। बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी सतसई बिहारी लाल की रचना है। तो भाई मैम बिहारी लाल तो रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, तो ये वाला हमारा ऑप्शन तो सही हो सकता है। अब बिरह लीला, बिरह लीला, बिरह देख करके बिहारी नहीं बोलेंगे, बिरह देख करके घनानंद बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? घनानंद। और घनानंद तो रीति मुक्त में आते हैं भाई, और हमसे पूछ रहा है रीति सिद्ध, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहारी सतसई। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिहारी सतसई। दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि ये वाला पहले ही कट गया, ये तो मुक्त के हैं, है ना, तो ये तो पहले ही कट गया, तो ये वाला भी कट जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? बिहारी सतसई। और सारे बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं, वाह क्या बात है बच्चों, है ना। हिंदी जैसे विषय में भी 100 में 100 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बस इसके लिए ऐसे मेहनत करना है। बहुत कम है बच्चों, बहुत कम सिलेबस है गद्य पद्य साहित्य के इतिहास में, लेकिन जितना भी है ना आज की इस क्लास में, वो हमारा पद्य साहित्य का इतिहास कर रहे हैं ना, इतना सॉलिड है ना। ठीक, ऐसे प्रश्न 100% आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। अगला प्रश्न है, स्टार बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पोल आपको मिल गया है, आंसर करिए तुरंत। कि 15 नंबर प्रश्न का पोल आपको मिल गया है, आंसर करेंगे कि साकेत किसका महाकाव्य है? साकेत किसका महाकाव्य है? हरिऔध का। हरिऔध का तो एक महाकाव्य है प्रिय प्रवास, पिछले वर्ष पूछा भी गया है पेपर में। ठीक है, प्रिय प्रवास, तो ये इनका ये नहीं, साकेत हरिऔध का नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पूरा नाम इनका ऐसे है। ठीक है, क्या बोलेंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो भाई हरिऔध का एक महाकाव्य प्रिय प्रवास, ठीक है, तो ये नहीं होगा। जयशंकर प्रसाद जी का एक महाकाव्य है बच्चों कामायनी, नाम भी सुना होगा आपने, है ना, कामायनी। ये वाला भी कई बार पेपर में पूछा गया है, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। तो साकेत किसका महाकाव्य है भाई? मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो भाई इनमें मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं भी याद रखना बच्चों। ठीक है, जो ऐसी रचनाएं हैं जो पेपर में आने के चांस पूरे पूरे बनते हैं। कौन कौन सी? साकेत याद रखना, ठीक है ना, द्वापर याद रखना, द्वापर, भारत भारती याद रखना, भारत भारती भी इन्हीं की रचना है, ठीक है ना, और पंचवटी भी इन्हीं की रचना है। पंचवटी कैसे याद रहता है? क्योंकि हमारी माता जी का नाम है पंचवटी, है ना। तो भारत भारती, द्वापर, साकेत, पंचवटी, और पंचवटी से ही याद आया कि एक रचना इनकी और है यशोधरा, कई बार पेपर में पूछी गई है। क्या? यशोधरा। ठीक है ना, तो भाई याद रहेगा। इस तरीके से भी अगर धीरे धीरे करके भी हम बूंद बूंद से सागर भरता है, अगर बूंद बूंद करके रचनाएं ये याद करते रहे, तो जो हमारा ये डर रहता है ना कि अरे मैम बस पूरा हिंदी में तो और बढ़िया अच्छे से पढ़ लेते हैं, पद्यांश गद्यांश जीवन परिचय कोई दिक्कत नहीं होती, बस रचनाओं से डर लगता है। भाई इस तरीके से भी अगर तैयार करेंगे ना तो आपकी सारी, और सर्च करेंगे अगर आपकी हिंदी क्लास 10th हिंदी महत्वपूर्ण रचनाएं, तो भी आप बाय ज्ञानोदय के गुरुजी, तो आपको हमारी रचनाएं वाले वीडियोस भी बहुत सारे मिलेंगे, है ना, बहुत सारे मिलेंगे। तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। चलें, और 65% बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर किया है। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा है बच्चों। ठीक है, अगर अभी से आपका इस तरीके का उत्साह है तो भाई बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, है ना, अपने सपनों को साकार भी कर पाएंगे। जो कि हमने आज आपको याद दिलाया कि भाई पहले नहीं, अब तक मक्कारी कर रहे थे, अब तक मन नहीं लग रहा था, लेकिन जब जागो तभी सवेरा, आज से ही लग जाइए और ये अपने मन में विचार कर लीजिए कि हमें
2026 में जब हम क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देंगे तो बहुत अच्छा स्कोर हमें करना है और आप कर सकते हैं, ठीक है ना, आप कर सकते हैं। अब चले आगे। तो भाई अगला प्रश्न है कि छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ कवि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था कि छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ कवि है। तो भाई जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या इनमें से सभी। तो भाई अगर इनमें याद रखना कि छायावादी युग के पूछा है ना, तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इनमें महादेवी वर्मा का नाम भी याद रखना, महादेवी वर्मा, ठीक है, ये स्तंभ कवि माने जाते हैं छायावादी युग के। तो छायावादी युग के स्तंभ कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर। ठीक है, सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर अभी कंफ्यूजन हो रही है ना तो इसके बाद तो नहीं होगी। तो भाई छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ कवि हैं, इनके नाम याद रखना, क्या? जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। 2025 में भी जब हम लोग बोर्ड एग्जाम की ऐसे तैयारी करते थे, जिन बच्चों को 2025 में देना था, यानी पिछले वर्ष, पता है एक साथ बच्चे क्लास में 30,000, 35,000, यहाँ तक कि सबसे जो हाईएस्ट अभी तक ज्ञानोदय का रहा है 52,000 बच्चे एक साथ हिंदी की क्लास में लाइव क्लास में एक साथ 52,000 बच्चों ने क्लास किया है बच्चों। और वो मंजर इस बार हमें ऐसा लगता है कि भाई इस बार डबल होगा, क्योंकि इस बार जो अभी से आप लोग का ये उत्साह दिख रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है देख करके। तो भाई जितना आपका उत्साह अगर 2 गुना दिखेगा तो आपके अध्यापक का, यानी जो आपके सामने है, उसका 4 गुना उत्साह हो जाता है। तो बस आप मेहनत करिए, ज्ञानोदय आपके साथ है। ठीक, चले आगे। अब अगला प्रश्न है, डबल स्टार इसमें भी बना करके नोट कर लेंगे कि जगद्विनोद गंगा लहरी किसकी रचना है? जगद्विनोद गंगा लहरी या पद्माभरण एक रचना है भाई, बहुत बार पेपर में पूछी गई है। क्या मैंने बोला? पद्माभरण। कैसे लिखेंगे? पद्माभरण, ओके, ऐसे। तो पद्माभरण अगर ये भी रचना आती है तो भाई याद रखना कि ये देव की नहीं है, केशव दास की नहीं है, मतीराम की नहीं है, बल्कि किसकी रचना है? पद्माकर की। तो जगद्विनोद गंगा लहरी और पद्माभरण ये किसकी रचना है बच्चों? पद्माकर की रचना है। तीनों रचनाएं बहुत अच्छे से कहीं नोट कर लेना कि जगद्विनोद गंगा लहरी और पद्माभरण किसकी रचना है? पद्माकर की रचना। तीनों रचनाएं याद कर लेना, ठीक है। और मतीराम की तो 1-2 रचनाएं ऐसी हैं कि जो मोस्टली पेपर में पूछी जाती है। एक तो है ललित ललाम, बहुत अच्छा, ये रचना का नाम सुन के अच्छा लगता है, ललित ललाम, ठीक है ना। और रसराज एक इनकी रचना है, रसराज, ठीक, रसराज। 2 ऐसी रचनाएं जो मोस्टली मतीराम की पूछी जाती हैं। केशव दास की तो आपको पता ही है, रामचंद्रिका और कविप्रिया। 2 ऐसी रचनाएं, केशव दास की रामचंद्रिका, ठीक है, रामचंद्रिका और कविप्रिया, ठीक। और मैम अगर कनुप्रिया आ जाए तो, कनुप्रिया आ जाए तो भाई धर्मवीर भारती, और कविप्रिया आ जाए तो केशव दास, ठीक। तो ऐसे ऐसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो कविप्रिया, केशव दास, कनुप्रिया, धर्मवीर भारती, ठीक है। और मतीराम की तो हम लोगों ने देखी है, देव में तो विलास ही देखने को मिलता है, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, कुशल विलास, है ना, ये इनकी रचनाएं हैं देव की, ठीक है। तो फटाफट से बच्चों नोट करेंगे। वाह, वेरी गुड। कान्हा कुशवाहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। आगे चले, आगे चले ना बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जितना बराबर आपका उत्साह बना रहेगा उतने प्रश्न हमारे द्वारा कराए जाते रहेंगे, लेकिन जितना अच्छा आपका उत्साह हमें देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि कुशल विलास किसकी रचना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कुशल विलास किसकी रचना है? आपको पोल मिल चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 18 का पोल आपके सामने आ चुका है। कुशल विलास किसकी रचना है? देव, मतीराम, केशवदास या भूषण? तो मैंने अभी मतीराम की 2 रचनाएं बताई थी ना, रसराज और क्या,
ललित ललाम। और केशव दास की बताई थी रामचंद्रिका और कविप्रिया। भूषण की याद रखना शिवा बामनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि कुशल विलास ना, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा देव, क्योंकि देव की रचनाएं हैं भाव विलास, ठीक, क्या बोलेंगे, भाव विलास, भवानी विलास, भवानी विलास, रस विलास और कुशल विलास, ठीक है, कुशल विलास, ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है ना। रस विलास यहां लिख दें, रस विलास, ठीक। तो ये हो जाएगा हम लोग का सही जवाब, यही वाला हो जाएगा। बाकी मतीराम का और केशव का मैंने बताया था, इनकी एक रचना पूछी जाती है पेपर में बहुत बार, छत्रसाल दशक, ठीक। बहुत ऐसी कम रचनाएं, मतलब अगर इनको आप ढंग से तैयार कर लेते हैं 100% आपको पेपर में, आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगी। वाह, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा उत्साह, ठीक है। कितना है, 75% इस बार लगभग बच्चों का करेक्ट आंसर आया है, जो कि देख करके ही बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों, बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज, अगर एक बार बच्चों ना फायर इमोजी, एक बार फायर इमोजी हो जाए कि मैम कुछ एक उत्साह वाला हमें सुना दीजिए, जिससे मजा आ जाए सुन करके और आगे के अगले प्रश्न हम लोग करना शुरू कर दें, है ना। तो भाई क्या सुनना चाहते हैं, बताएंगे एक बार, क्योंकि भाई जैसे हिंदी जैसे विषय में जब इस तरीके से हम लोग तैयारी करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमें ना बीच बीच में ऐसे उत्साह मिलता रहता है, तो अच्छा ही लगता है ना बच्चों, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जैसे पिछले वर्ष बच्चों को अब तक तैयारी करवाते आए हैं, इसी तरीके से आप लोग को भी तैयारी करवाएंगे। तो मेहनत आप लोग करें, उसकी जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर है, ठीक है। तो एक बार फायर इमोजी हो जाए कि भाई क्या वास्तव में आप एक कुछ सुनना चाहते हैं, हमारे द्वारा सुना दिया जाए, फिर आगे के बचे हुए अगले प्रश्न करते हैं, है ना। रामधारी सिंह दिनकर की लाइन सुनाएंगे, पहले ही बता रहे आपको, ठीक है। हाँ सर, क्या है रिस्पॉन्स बच्चों का, यस मैम, ठीक है, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, हाँ सुनाते हैं आप लोग को। तो भाई रामधारी सिंह दिनकर की लाइंस हैं, बहुत अच्छे सुनना, जो ये ऐसी लाइंस है ना, जब भी आप सुनेंगे एक अलग प्रकार का उत्साह आपके अंदर आएगा, आपको लगेगा कि नहीं सच में अगर पढ़ते भी है ना इस तरीके से मन लगा कर, तो बहुत अच्छा लगता है। सुनाएं, तो रामधारी सिंह दिनकर की कुछ बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, सुनिएगा एक बार। कि दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, और लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वो फूल खिलाएगी ही, जिस मिट्टी ने लहू पिया वो फूल खिलाएगी ही, और अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। अरे थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, और थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, ठीक है। तो जो थक कर आपको नहीं बैठना है, बल्कि लग करके एक लगन के साथ में, ईमानदारी के साथ में मेहनत करना है, ठीक है। क्योंकि किसके लिए मेहनत करना है, बोर्ड एग्जाम के लिए तो करना ही करना है। और उसी बोर्ड एग्जाम में एक बहुत ही खास चीज छिपी हुई है, जो कि क्या है, हमारी खुशी और हमारे अपनों की खुशी, हमारे माता पिता की खुशी, है ना। तो जब बोर्ड एग्जाम में हम बेहतर करेंगे क्लास 10th में, तो ये खुशियां तो अपने आप जाहिर हो जाएंगी, है ना बच्चों, मजा आ गई ना। तो इसलिए बोलते हैं ना, जिस मिट्टी ने लहू पिया वो फूल खिलाएगी ही। अभी मेहनत करेंगे तो फूल तो अभी खिलाएंगे, है ना। चले, हाँ ओके, मैं मन को अपना दास बना ले, लास्ट में सुनाएंगे पक्का, ठीक है पक्का। चले आगे सुनिएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि शिला पंख चमकीले व धूप के धान के रचनाकार है।
तो शिला पंख चमकीले, बहुत तगड़ा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2026 में आने वाला प्रश्न है। ठीक है भाई, 2026 में आने वाला प्रश्न है कि शिला पंख चमकीले व धूप के धान के रचनाकार हैं। तो भाई गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती या अज्ञे। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि भाई शिला पंख चमकीले व धूप के धान, ठीक है ना, धूप में जब कोई ज्यादा देर खड़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो गिर जाएगा, और गिरने से याद आया गिरजा कुमार माथुर। ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि गिरजा कुमार माथुर, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो धूप के धान बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ये वाली रचना 2024 में आई हुई भी है। ठीक है ना, तो भाई धूप में जब कोई ज्यादा देर खड़ा रहेगा तो इसका मतलब है कि वो फिर गिर जाएगा, तो गिरने से याद रहेगा गिरजा कुमार माथुर। ठीक है ना, ये हो जाएगा सही जवाब। ओके, तो हम लोग का 19 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, गिरजा कुमार माथुर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 76% बच्चों ने लगभग इसका सही आंसर किया है, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि महादेवी वर्मा की रचना है। तो महादेवी वर्मा की रचना कामायनी, साकेत, यामा या प्रिय प्रवास। तो भाई प्रिय प्रवास तो किसका महाकाव्य है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, किसका है ये, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, उपाध्याय हरिऔध। आज की इस क्लास का एक एक प्रश्न आप ईमानदारी से नोट करेंगे, फिर आने वाली क्लास में जब भी हम लोग रिवीजन करेंगे आगे से आगे आपका आंसर सही होना चाहिए और पहले से पहले आप आंसर कर पाएंगे। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा क्योंकि महादेवी वर्मा की रचना पूछ रहा है। साकेत किसकी रचना है भाई, किसका महाकाव्य है, तो ये है मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ओके, कामायनी किसका महाकाव्य है, ये जयशंकर प्रसाद जी का है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, यामा। सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, यामा, क्योंकि यामा किसका है, महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, कितने % बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, वाह वेरी गुड। ये कौन बच्चा लिख रहा है, आकाश टॉपर, वेरी गुड मैम, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रचना है, वेरी गुड। ऐसे ऐसे मेहनती बच्चे भी हैं हमारी क्लास में, बहुत अच्छा लगता है देख करके। आगे चले, उर्वशी के रचनाकार है, बताना है आपको। उर्वशी के रचनाकार है जिनकी बहुत ही सुंदर लाइनें अभी मैंने आपको इसके पहले सुनाई थी, समझ गए होंगे, है ना, समझदार के लिए इशारा काफी है। तो बोलेंगे उर्वशी के रचनाकार है शिवमंगल सिंह सुमन नहीं, गिरजा कुमार माथुर नहीं, भवानी प्रसाद मिश्र नहीं, बल्कि करेक्ट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर की जब भी बात आती है तो ऐसे याद रखना, जीवन परिचय लिखने में भी काम आएगा आपको कि सन 1908 सिमरिया, ग्राम जिला मुंगेर बिहार, प्रकट हुए साहित्य जगत में दिनकर जी मानो तनुधार। और बीए पास किया पटना से, ज्ञात हुआ कविता का सार, रचे रेणुका अरु रसवंती, कुरुक्षेत्र बापू हुंकार। तो कैसे याद रहेगा कि सन 1908 सिमरिया, ग्राम जिला मुंगेर बिहार, कि सन 1908 में इनका जन्म हुआ था, ग्राम सिमरिया था, जिला मुंगेर था, बिहार राज्य था, है ना। और फिर उसके बाद बीए पास किया पटना से, फिर पटना से इन्होंने बीए पास किया था, है ना। तो बीए पास किया पटना से, ज्ञात हुआ कविता का सार। और फिर इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, तो रचे रेणुका अरु रसवंती, कुरुक्षेत्र बापू हुंकार, ये सारी रचनाएं इनकी हैं, है ना। तो ऐसे में याद रखेंगे। तो उर्वशी के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। तो हम लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, दिनकर हो जाएगा। ओके, हाँ वेरी गुड। ओके, 82% बच्चों का करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई देख करके, ठीक है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे चले, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सारे बच्चों का आंसर है कि मैम दिनकर होगा इसमें सही जवाब। ठीक, अब अगला है कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के पूछा ना, तो इसमें भी इस बार मतलब घुमा करके प्रश्न आ रहा है, लेकिन अब ऐसा प्रश्न अगर आप देखेंगे तो आपसे अब बिल्कुल सही होगा। अब रीति मुक्त पूछा है ना, तो मुक्त में कौन कौन आता है, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। ठीक है, तो ठाकुर नहीं है तो ठाकुर यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन आता है, 4 नाम याद रखना,
घनानंद आलम बोधा ठाकुर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सही जवाब। और 22 नंबर पे बच्चे लगभग कितने आंसर 74% बच्चे लगभग इसका सही आंसर कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। ओके, तो भाई क्या हो जाएगा मैम, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। आगे चलते हैं भाई। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि नहीं है पूछ रहा है ना, तो बद्ध के नहीं है, तो बद्ध में आता कौन कौन है, भिखारी दास, केशव दास, मतीराम, देव, चिंतामणि, ग्वाल। ठीक, तो हमसे नहीं है पूछ रहा है ना, तो भाई बिहारी लाल, देव, मतीराम, केशव दास। तो बिहारी लाल तो किस में आते हैं, रीति सिद्ध में आते हैं, है ना, किस में आते हैं भाई, रीति सिद्ध में आते हैं। ठीक, रीति सिद्ध में आते हैं, और हमसे पूछ रहा है नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर भी यही हो जाएगा, बिहारी लाल। ठीक है, यही हो जाएगा, क्योंकि देव तो रीतिबद्ध में आते हैं, मतीराम तो रीतिबद्ध में आते हैं, केशव दास भी रीतिबद्ध में आते हैं, और हमसे पूछ रहा है कि नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिहारी लाल, क्योंकि बिहारी लाल रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो सिद्ध में बिहारी, बद्ध में भिखारी, भिखारी के मित्र केशव, मतीराम, देव, चिंतामणि, ग्वाल, और मुक्त कौन कौन है भाई, रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत घनानंद आलम बोधा ठाकुर। ओके, फिर अगला प्रश्न है कि रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है। उसके पहले एक प्रश्न हम लोगों ने देखा था कि रीति काल को कला काल किसके द्वारा कहा गया है, और ये वाला प्रश्न 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, स्टार बनाइएगा, 100% बच्चों एक प्रश्न आएगा जरूर आपका, कैसे भी घुमा करके आए, तो तैयार रहेंगे ना, इसके लिए तैयार रहेंगे। रीति काल को अलंकृत काल, या कभी कभी हमारी जैसे बुक में लिखा हुआ मिलता है हमें कि अलंकार काल, है ना, अलंकार काल। ठीक, तो भाई रीति काल को अलंकार काल किसके द्वारा कहा गया है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है नहीं। शंकर शुक्ल रसाल ने तो इसको कला काल कहा है, मैम आपने बताया भी था अभी, है ना, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा इसको कला काल बोला गया है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल बोला है भाई, है ना, क्या बोला है, श्रृंगार काल। ठीक, इन्होंने इसको श्रृंगार काल बोला है, तो ये वाला भी नहीं होगा। और मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकार काल बोला है, जिसमें मिश्र बंधुओं में मैंने आपको बताया था कि मिश्र बंधु नाम के 3 भाई थे। तीनों का नाम क्या था, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तीनों मिलकर के रचनाएं करते थे, है ना, तो ऐसे याद रहेगा बच्चों। ठीक है, हाँ इसको याद रखना। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा उत्साह तो एक नंबर है, सच में मजा आ गई क्लास में। ठीक है, चलें आगे चलते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारे प्रश्न आपके हिंदी पद्य साहित्य के विकास से संबंधित है, जिसमें रीतिकाल आधुनिक काल से संबंधित हम लोग आज प्रश्न कर रहे हैं, और ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके पूरे चांस बनते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में 100% ये देखने को मिलेंगे। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हम लोग का 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर, क्या इतने ही प्रश्न कर लिए जाए या और भी कर लिए जाए बच्चों, एक बार यस नो में आंसर करना कि ये लास्ट प्रश्न रखते हैं या इसके आगे और कर लेते हैं। अगर इसके आगे और करना है तो फायर इमोजी के साथ में यस मैम होना चाहिए, और अगर इतना ही करना है तो भाई फायर इमोजी के साथ में नो मैम। तो भाई पता लगेगा कि अगर इसके आगे करना चाहते तो एक बार फायर इमोजी हो जाए बच्चों, एक बार मजा आ जाएगी, क्योंकि भाई फायर इमोजी होना तो ये ज्ञानोदय की ही पहचान है। ज्ञानोदय से ही शुरुआत हुई थी इसकी, है ना, ज्ञानोदय से ही शुरुआत हुई थी और कई वर्षों से ये लगातार चला भी आ रहा है बच्चों, है ना। हाँ, निम्नलिखित में से अगर कोई एक बच्चा कह रहा है, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है मैम, अगर हम 2026 के बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन गए तो सर की शादी में बुलाएंगी आप, तो अगर उसके पहले ही हो गई तो, है ना, उसके पहले ही हो गई मतलब अभी तो आप 2026 में एग्जाम देंगे, फरवरी में एग्जाम शुरू होगा, अप्रैल में उसका रिजल्ट आएगा, है ना, जैसे इस बार 25 अप्रैल को आया था। हो सकता है सर जी तब तक विदा हो जाए, मतलब विदा करके ले आए, है ना किसी को, ये कहने का मतलब है। तो अगर उसके पहले हो गई तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं, अगर उसके बाद हुई तो पक्का, ठीक है, आपके लिए एक विशेष तौर पे कार्ड जाएगा, ठीक है, ज्ञानोदय के गुरुजी का, और फिर आपको आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। लेकिन सर फिर
कितने लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि भाई हजारों की संख्या में टॉपर निकलते हैं बच्चे, है ना, ज्ञानोदय से। हाँ, इस बार तो उससे भी डबल होगा, ठीक है। सबके घर में पानी वाले बतासे आएंगे, ठीक है। हाँ, मतलब पानी पूरी खाने के लिए, ठीक है। अरे ये तो मजाक की बात हुई बच्चों, है ना, लेकिन भाई अब पूरा पूरा फोकस करना है, ठीक है, और अच्छे से करना है, और 100% बच्चों में प्रश्न आएंगे। हाँ, तो मैंने आपसे पूछा था कि अगर आगे प्रश्न करना है तो एक बार बताइएगा सर क्या कह रहे हैं बच्चे, बस इतने ही करने हैं कि आगे और करने हैं, आगे आगे और करने हैं। तो चलिए इसका आंसर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है, ठीक है। तो रीतिकालीन कवि देव की नहीं है मैम, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशव दास, ठीक है ना भाई। ये ऐसे नाम है, मतलब ये ऐसी रचनाएं हैं जिनमें एक लगाव है। लगाव क्यों है? क्योंकि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड सिलेबस में ये ऐसे प्रश्न है जो हर बार आते हैं पेपर में। अगर अभी से इनको तैयार कर लिया तो आपके लिए मजे ही मजे हो जाएंगे। तो हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सी कृति, कृति बोले तो रचना, ठीक है ना, कृति बोले तो रचना रीतिकालीन कवि देव की नहीं है, ठीक है। तो रामचंद्रिका तो केशव दास की है, और रामचंद्रिका के साथ साथ में याद रखना कवि प्रिया। हम बार बार क्यों लिखते हैं? बार बार इसलिए लिखते हैं कि ताकि एक का नाम देखें और आपको हमारे द्वारा इतने बार बोल दिया जाए कि सुन सुन के याद हो जाए खाली, है ना, कि भाई ज्ञानोदय पर रचनाएं सुन सुन के याद हो जाती हैं, है ना, सुन सुन के याद हो जाती हैं। तो भाई कवि प्रिया, रामचंद्रिका, ये केशव दास की रचना है। रस विलास, कुशल विलास, भाव विलास, भवानी विलास, जिनमें विलास दिख जाए वो कवि देव की है ना। कौन से वाले देव? वो धड़कन पिक्चर वाले देव नहीं, रीतिकालीन कवियों में से ये एक माने जाते हैं, जो कि कौन सी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? देव। देव किसके अंतर्गत आते हैं? रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत, है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई कि हमसे पूछा है नहीं, है ना, नहीं पूछा है ना, नहीं पूछा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका। क्यों? क्योंकि मैम रस विलास तो देव की रचना है, कुशल विलास देव की रचना है, भाव विलास देव की रचना है, एक और इनका नाम नहीं दिया है तो हम लोग लिख लेते हैं भवानी विलास, ठीक, भवानी विलास। तो भवानी विलास भी लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा। अच्छा, सही जवाब हम लोग पता चल गया है हम लोग को। ये चारों रचनाएं भाई याद रखना, ठीक, देव की। देव, रस विलास, कुशल विलास, भाव विलास, भवानी विलास, ये देव की रचना है, ठीक। हाँ, 88% बच्चों का करेक्ट आंसर है सर, यही ओके 88 और इससे ज्यादा बच्चों का सही जवाब है, ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न पर। तो बच्चों का ये कहना था कि मैम अगला आगे और प्रश्न कराइए, तो हम लोग फटाफट से इनको भी कर लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं फटाफट से कि केशव दास किस काल के कवि हैं, किस काल के कवि हैं, किस काव्य धारा के नहीं पूछा है, काव्य धारा नहीं पूछा है, किस काल के कवि हैं। तो काल में पूछेगा भक्ति काल, तो हम लोग कहेंगे भक्ति काल नहीं, आधुनिक काल नहीं, आदिकाल नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रीतिकाल के, है ना, रीतिकाल, जिसकी समय अवधि अगर हम आपसे कहें तो आपको याद है ना बच्चों, भूले तो नहीं, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी, है ना। अभी पहले प्रश्न देखा भी था हम लोगों ने। तो भाई 1643 ईस्वी से 1843 रीतिकाल का समय याद रखना, ठीक है। और केशव दास किस काल के कवि हैं? तो ये रीतिकाल के हैं। रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, ठीक, रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, ओके, है ना। अब देखिए, आज वाली जिस भी बच्चे ने पूरी क्लास देख लिया ना, तो 100% अब आपको रीतिकाल, आधुनिक काल से संबंधित कोई भी प्रश्न मिलेगा तो कोई भी समस्या नहीं होगी। खास तौर पे ये जो मैम रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त के अंतर्गत आए हैं, इनमें से तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि एकदम रट गया होगा कि बद्ध में रीति सिद्ध में बिहारी, बद्ध में भिखारी, भिखारी के मित्र मतिराम देव, केशव दास चिंतामणि ग्वाल, है ना, और मुक्त में घनानंद आलम बोधा ठाकुर, ओके। चले अगला प्रश्न है भाई, भारत भारती के रचनाकार है, भारत भारती के रचनाकार हैं, या हम आपसे कहें कि साकेत के रचनाकार हैं, या हम आपसे कहें कि यशोधरा के रचनाकार हैं, या हम आपसे कहें कि पंचवटी के रचनाकार हैं, तो क्या बोलेंगे, किसका नाम आएगा सबसे पहले?
सबसे पहले किसका नाम आएगा? मतीराम का? नहीं। केशवदास का? नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का? नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त की ये ऐसी रचना है जो हर बार पेपर में आती है। मैथिली शरण गुप्त की साकेत, द्वापर, यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की। ओके, जिन्हें प्रथम राष्ट्र कवि का दर्जा भी प्राप्त है, ये भी याद रखना। किसको? मैथिली शरण गुप्त को। द्वितीय राष्ट्रपति बोले तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है बच्चों? बहुत अच्छी बात है, सारे बच्चे लिख करके आंसर कर रहे हैं। और जब भी हम इधर देखते हैं ना, तो सिर्फ हम ये देखने के लिए देखते हैं कि हमारे बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा है, कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, 81% बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर किया है। आगे चले, अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। अब हम चाहते हैं कि 100% बच्चों का ये करेक्ट आंसर इसमें आना चाहिए। ढंग से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? क्योंकि जितने प्रश्न अभी तक कर लिए ना मैम, ये एकदम रट गए हैं, रीतिकाल आधुनिक काल से संबंधित, है ना। 100% यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमसे कह रहा है। ठीक है, तो कवि सही है पूछ रहा है, सही है पूछ रहा है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। तो कवि प्रिया के रचनाकार केशवदास हैं। कवि प्रिया, हाँ मैम, कवि प्रिया के रचनाकार तो केशवदास ही हैं। कनुप्रिया के धर्मवीर भारती हैं, है ना। यही दोनों कंफ्यूजन आती है साथ में, इसलिए हम दोनों साथ में बताते चलते हैं। अगर कवि प्रिया आए तो केशवदास याद रखना, और अगर कनुप्रिया आए तो धर्मवीर भारती याद रखना, ठीक। लेकिन पता है, हाँ अगला तो ये वाला ऑप्शन सही है। रसराज व ललित ललाम मतीराम की रचना है। रसराज व ललित ललाम ये मतीराम की रचना है, तो ये भी इन्हीं की रचना है भाई, ये वाला भी सही है भाई। इसमें परिवर्तन करेंगे, यहाँ नहीं होगा। ये जिसने हमारा आज का ये टाइप किया है ना, उसी की गलती है, ठीक, उसी, क्योंकि भाई यहाँ भी ये आ रहा है सही है, ठीक है। क्योंकि मैम अभी आपने बताया था कि कवि प्रिया केशवदास की रचना है, हाँ मैम सही है ये वाला भी ऑप्शन। रसराज व ललित ललाम मतीराम की रचना है, हाँ ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला है कि छत्रसाल दशक के रचयिता कवि भूषण है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये भी ऑप्शन हमारा सही है। हमसे क्या पूछ रहा है कि सही नहीं है, ये करना था यहाँ पर, ठीक। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सुजान सागर व विरह लीला बिहारी लाल की रचना है। तो भाई ये बिहारी लाल की नहीं है, घनानंद की रचना है। काहे हंस रहे हैं सर? हाँ हाँ, अरे सर देखिए, जब हमने सर को लिख करके टाइप करके दिए थे प्रश्न, हाँ ऐसे ही लिखा था, तो भी ऐसे यही होता ना, दिख रहे हैं सर? आपको दिखा भी देते, लगे कि भाई केवल हम ही नहीं लिखते हैं। मैम जब बोलती है कि कॉपी और पेन उठाइए, तो मैम भी कॉपी और पेन उठाती हैं, ठीक है। हाँ कहीं से भी क्वेश्चन है, ये पास से ही हम आपको दिखाते हैं, और बहुत अच्छे से देखना, इसमें हमने ऐसे ही लिखा था। हाँ ऐसे दिखेगा ना आपको, हाँ देखिए। तो पता है यहाँ भी ऐसे ही, ये जो हम लोग हंस पद लगाते हैं ना, हंस पद ही तो बोलते हैं इसको हिंदी में, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, सर ने इसे ही टाइप कर दिया, देखिए, है ना, वही आपको यहाँ मिल गया। तो इसलिए भाई मतलब ये देखिए, आज हमने ना ऐसे ये प्रश्न बनाए थे, और बनाए थे सर आज ना यही प्रश्न हम कराएंगे। ये ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिखेगा ना सर, है ना, दिखेगा ना, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से आज ही डाला था मैंने कि सर एक क्लास में ये कराएंगे, अगली क्लास नाम बोल के नहीं बताएंगे, दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है आपको, ठीक है। ये सारे प्रश्न आज मैंने दिए थे। अब अगली क्लास के लिए तैयार रहना, जो कि आपको पता ही चल जाएगा कि अब अगली क्लास हम लोग कब करेंगे हिंदी की, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से दिया था सर को, और बोला था कि भाई सर इसको कर दीजिएगा। सर आगे की ना दिखाइएगा, पूरी कॉपी दिखा दे रहे हैं हमारी, है ना। चले, तो इसीलिए हंस रहे थे सर। तो भाई हमारा सही जवाब देखिए, बहुत अच्छे से देखिएगा, कवि प्रिया के रचनाकार तो केशवदास है, बिल्कुल सही है। रसराज व ललित ललाम मतीराम की रचना है, बिल्कुल सही है। छत्रसाल दशक के रचयिता कवि भूषण है ना। छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, है ना, ये वाली रचनाएं भूषण की याद रखना बच्चों। कौन कौन सी? छत्रसाल दशक, शिवा बावनी और शिवराज भूषण, ये रचनाएं कवि भूषण की हैं, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा
कि सुजान सागर व विरह लीला, है ना, ये बिहारी लाल की रचना नहीं है बल्कि घनानंद की रचना है। इसीलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ये डी वाला ऑप्शन। समझ में आ रहा है? हाँ, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मैम, हमारा आंसर आपके पास नहीं पहुंच पाता है क्या रमेश यादव? है ना, सबके आंसर पहुंच रहे भाई, पहुंच रहे हैं तभी तो हम आपको बता रहे हैं ना कि बच्चों देखिए इतने परसेंट लगभग बच्चों का सही जवाब हुआ है। अब ये लगभग हमारे सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है, सही किया है आंसर। ठीक है ना, अब अगला जो प्रश्न आएगा ना उसको उसको उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, उसको उसके उसके लिए तैयार रहना। अच्छा बताओ इसमें कौन सा अलंकार है जो इतने बार निकल गया, है ना, उसको, उसके, उसका। तो भाई इसमें ऊ ऊ ऊ वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार है। यही तो बोलेंगे ना, 9th क्लास में तो पढ़ा है अनुप्रास अलंकार। ठीक, अब आगे चले। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? ये वाला प्रश्न आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं। और 4 तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष अभी हम लोगों ने याद किए थे, मतलब देखे थे। एक तो था 1943 पहला, फिर 1951 था दूसरा, फिर 1959 था तीसरा, फिर 1979 था हमारा चौथा। तो ये था हमारा पहला, है ना, और ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक, ये प्रकाशन वर्ष है इनके। ये प्रथम तार सप्तक का, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब हमसे पूछे तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं। ये अभी तो आप 2026 के बोर्ड एग्जाम का मतलब प्रश्न पत्र देंगे, कहने का मतलब है कि परीक्षा देंगे, है ना। लेकिन जब 2025 में बोर्ड एग्जाम हुआ था, इस बार 2025 24 फरवरी को जब एग्जाम हुआ था, तो ये प्रश्न आया था कि तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं। तो भाई कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? तो 4, 7, 8 या 10? बताओ। 4 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, बल्कि मैम ये देखिए 7, इसी से पता चल रहा है सप्तक 7। ठीक, 7 कवियों के नाम आए हैं। तो भाई ये ऐसे याद रखना। ठीक है बच्चों, हाँ सारे बच्चे, हाँ नाम से ही पता चल रहा है भाई, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, हाँ वेरी गुड, लगातार बच्चों का आंसर आ रहा है कि मैम 7। अब 7 में इनके नाम याद कर लीजिएगा भाई। हो सकता है कभी कभी हमारे पेपर में ये पूछ ले कि भाई जो तार सप्तक में 7 कवियों के नाम आते हैं उनमें से एक नाम है ना, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो अज्ञे का नाम याद रखना, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध, सर बहुत बात कर रहे हैं आप लोग, नेमचंद्र जैन, है ना, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा। तो इन 7 कवियों के नाम याद रखना। ठीक, ठीक है, हाँ चले आगे चले। मजा आ रही है ना बच्चों, मजा आ रही ना। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया है? क्या आपको लग रहा है कि ये प्रश्न कहां से आ गए? मैम आप ना 2025 बोर्ड एग्जाम के प्रश्न पत्र को उठा करके देखेंगे ना, तो पिछले वर्ष पूछे हुए प्रश्न है बच्चों, पिछले वर्ष पूछे हुए प्रश्न है कि 2025 में ये प्रश्न आया है कि भाई तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया है ना। तो राहों के अन्वेषी, नई धारा के साथी, साहित्य सहचर या पथ के साथी। फटाफट से, जब आपको मैंने बताया कि ये 2025 में आया, तो अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट से भाई एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, अब बताएंगे फटाफट से कि तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया है। बहुत ही तगड़ा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका पोल भी मिल चुका है आपको। बोलेंगे पथ के साथी, तो मैम ये तो महादेवी वर्मा की रचना है ना, ये तो मतलब ऐसे मतलब एक रचना है, लेकिन ये कह के नहीं बुलाया है, ऐसे बता रहे हैं आपको। साहित्य सहचर भी नहीं होगा, नई धारा के साहित्य भी नहीं होगा, और राहों के अन्वेषी, क्या ये कहकर बुलाया है? तार सप्तक में कितने कवि थे? 7, है ना, 7 कवियों के नाम आए हैं। और इनको जो है तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने, जिनका पूरा नाम मैंने बताया था कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे ने
क्या कह के बुलाया है? राहों के अन्वेषी। और 2025 में ये प्रश्न आया है, पता है आपको? हाँ, ठीक है। और अभी एक होमवर्क भी हम आपको देंगे, इसलिए जाने से पहले हमारा होमवर्क भी लेकर के जाइएगा, है ना। और आज की इस क्लास में सच में अभी भी मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है, जिस प्रकार से आपका उत्साह देखने को मिला, सच में वाकई में, है ना, काबिले तारीफ है। और फटाफट से अगर अभी भी लाइक नहीं किया है आपने, तो फटाफट से आप क्लास को लाइक कर देंगे। ओके, अब आज का होमवर्क एक बार लेकर के जाइएगा बच्चों, ठीक है। होमवर्क है, होमवर्क यहीं पर दे देते हैं आपको, है ना। आपका गृह कार्य जो लेकर के जाइएगा और बताइएगा आज की, मतलब जब ये क्लास समाप्त हो जाए ना, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। नई एकदम रचना, रौंदे हुए थे, किसकी रचना है? ठीक, किसकी रचना है? ठीक, किसकी रचना है ये कमेंट बॉक्स में आपको लिख करके बताना है, ठीक है। लिख करके बताना है कि भाई ये किसकी रचना है। और आज की पूरी क्लास आपको कैसी लगी है वो भी बताइएगा साथ साथ में। और बाकी आपको शक्ति 2.0 बैच के बारे में पता ही है कि जिसमें प्रॉपर क्लासेस 3 जुलाई से स्टार्ट हो रही है ना। तो आप अगर चाहें तो भाई, अगर हर एक सब्जेक्ट को हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इनको कवर करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो आप शक्ति 2.0 बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसमें क्लासेस 3 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। 3 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपको जानकारी लेना है तो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक किसी भी समय पर आप कॉल कर सकते हैं 9125294899, ठीक है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। जो भी आपको की समस्या होगी, जो भी आप जानना चाहते हैं, तो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। ओके, हाँ, यहाँ पर हमारे द्वारा, मतलब ज्ञानोदय की टीम के द्वारा आपको 5 सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ठीक है। एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ में, और सोशल साइंस भी, ठीक है बच्चों। तो आज की पूरी क्लास आपको कैसी लगी है? जाते जाते ये भी बताइएगा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मैम आज आपके द्वारा जब ये पूरी क्लास मैंने देखा तो कैसा लगा है आपको, है ना। सच में क्या आज आपने बहुत कुछ सीखा, है ना, तो वो भी लिख करके बताइएगा। और जो मैंने आपको होमवर्क का उत्तर करने के लिए, यानी कि जो गृह कार्य दिया था, उसका उत्तर भी लिखिएगा, बताइएगा कि मैम इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट सही उत्तर बताना है। और यकीन मानिए बच्चों, जिस तरीके से आज की पूरी क्लास में हमें आपका उत्साह देखने को मिला है, हर दिन शाम को 7 बजे ज्ञानोदय के इसी चैनल पर क्लास होती है। कल साइंस की क्लास होगी, एक तगड़ी क्लास होगी, बढ़िया अच्छे से हर दिन शाम को 7 बजे यूट्यूब वाली क्लास को भी फॉलो करें, ठीक है ना, जो हर दिन शाम को 7 बजे होती है। तो पूरी क्लास कैसी लगी है फटाफट से लिख करके बताएंगे क्लास समाप्त होने के बाद में। ओके, अगर आपको कोई भी प्रश्न है, ओके, हाँ, तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, ठीक है। बाय बाय।